कहते हैं खुशामदीद। मैं हूँ बेनजीर मेहदी। आज 16 दिसंबर है और जब भी 16 दिसंबर की तारीख आती है तो कुछ ये दिन जो है वो पाकिस्तान में एक ब्लैक डे के तौर पर भी मनाया जाता है, चाहे वो 1971 का सकूत ढाका हो या 2014 का एपीएस। और एपीएस आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में जो हमला किया गया था और उसके नतीजे में 132 के करीब लगभग जो है वो बच्चे शहीद हो गए थे। मेरा जो भी सहाफी उस वक्त वो सारा का सारा ये कवर कर रहे थे एपीएस का जो हादसा हुआ था, इसको जब कवर कर रहे थे तो शायद ये हमारे कैरियर का सबसे मुश्किल तरीन जो रिपोर्ट करने के लिए सबसे मुश्किल तरीन असाइनमेंट था। और इसमें हमने ये देखा था कि हर तरफ खौफ था, हर तरफ सिक्योरिटी थी, चीखो पुकार था। और फिर उसके बाद हम ये देखते गए कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपना काम किया, लेकिन आज भी पाकिस्तान को उसी तरह दहशतगर्दी का सामना है। कैडेट कॉलेज वाना का अभी जो वाकया है वो ज्यादा पुराना नहीं हुआ है, लेकिन ये जो वाकया प्लान किया गया था वो कुछ इस तरह से प्लान किया गया था कि यहाँ पर वाना की मैं बात कर रही हूँ कि यहाँ पर जिस तरह से जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी इतलात पर फौरी तौर पे यहाँ पर क्विक एक्शन किया और किसी बड़े हादसे से बचा लिया। डीजीआईएसपीआर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बार या प्रेस मीट में कई बार कहा है कि जो जहां से प्लानिंग यानी तीरा से जहां से प्लानिंग 2014 की हुई थी वहीं से कैडेट कॉलेज वाना पेशावर की भी प्लानिंग हुई थी। तो ये दहशतगर्दी जो है वो पाकिस्तान की सरहदों के साथ जुड़ी हुई है। इसी पर आज हम बात करेंगे, मगर यहाँ पर वक्त हुआ है कि कोई ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। और ब्रेक के बाद मैं अपने पैनलिस्ट साहब का तारुफ कराती चलूं। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब ने। हसन खान सीनियर तजजियाकार हैं, सीनियर सहाफी हैं, वो आपसे कुछ देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे। अंसार साकिब सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं और वजिया सईद सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, ये हमें अब से कुछ देर बाद प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब आपकी जानिब आऊंगी। और आज जो है वो 16 दिसंबर है और मैं अभी यही बात कर रही थी, क्या वो 71 हो सकूते ढाका हो या 2014 एपीएस का वाकया, पाकिस्तान की तारीख में ये दिन जो है हमेशा एक डार्केस्ट या ब्लैक डे के तौर पर लिखा जाता है। और बदकिस्मती से जो है अभी भी हम ये देख रहे हैं कि सिक्योरिटी के इशूज और हम दुश्मन की जो कार्रवाइयां हैं वो उसी तरह प्लान वो कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है, मैं हर साल लिखता हूँ, हर दफा जब मौका मिलता तो कहता हूँ कि 16 दिसंबर जो है ये पाकिस्तान की तारीख का मैं समझता हूँ तारीख दिन था, तारीख दिन है और हमेशा रहेगा, क्योंकि तारीख को आप बदल तो नहीं सकते। और 16 दिसंबर 71 का जो सानिया मशरिकी पाकिस्तान था, बिल्कुल मेरी नजर में, मुझे तो कोई शक नहीं है कि ये एक कौमी डिबेकल था, ये एक नेशनल डिबेकल था। इसमें कोई आप नहीं कह सकते कि मैं कसूरवार था या मैं कहूँ कि आप कसूरवार थे, नहीं, ये कलेक्टिव नेशनल फेलियर था। मैंने वो दौर देखा है, अयूब खान, प्रेसिडेंट अयूब खान का 60s का दौर ऑनवर्ड, उसी वक्त हम देख रहे थे कि मशरकी पाकिस्तान जिसकी आबादी हमसे ज्यादा थी, कि वहाँ वो हमारे उनके साथ वो मामलात को ठीक चल नहीं रहे थे। कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज भी थे और इश्यूज, सियासी इश्यूज भी थे। फिर अगरतला साजिश केस हो गया शेख मुजीबुर रहमान के ऊपर, गद्दारी का केस के अगरतला इंडिया में के साथ मिलकर उन्होंने पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ जो है वो साजिश की। लेकिन बहरहाल फिर वो अयूब खान के दौर में और उसके बाद वो अगरतला केस जो है साजिश केस खत्म कर दिया गया और शेख मुजीबुर रहमान रहा हो गए। बड़ा पॉलिटिकल प्रेशर था उस वक्त पाकिस्तान में उनकी रहाई के लिए। मुझे अच्छी तरह याद है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की विद प्रेसिडेंट अयूब खान। और उसके बाद 65 की जंग हुई
पैसिफिक जंग में हमने इंडियन को ठीक ठाक भड़काया, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हमने उनको शिकस्त दी, वाक़ई शिकस्त दी। वो तो पाकिस्तान को कैप्चर करने आए थे वाया लाहौर एंड वाया सियालकोट, लेकिन और ज्यादातर उनका जो ऑफेंसिव था वो वेस्ट पाकिस्तान पे था, तो वो तो हमने नहीं होने दिया। तो इंडियंस को हमेशा ये था कि ये हमने पाकिस्तान से बदला लेना। तो विद इन 5 इयर्स फिर 1970 के मार्शल लॉ लग गया। हालांकि ये भी गलती अयूब खान को चाहिए था कि वो आर्मी चीफ उस वक्त के कमांडर इन चीफ जनरल यादव को ना हैंड ओवर करता, बल्कि हैंड ओवर करता टू द स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली जो उस वक्त थे। लेकिन बहरहाल उसने गलती की, मार्शल लॉ लग गया। फिर मार्शल लॉ ने फिर एक जबरदस्त काम किया, उन्होंने पहला पाकिस्तान का फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फ्री एंड फेयर, मुझे आज भी याद है 1970 के इलेक्शन, ऑल्दो ईस्ट पाकिस्तान में बहुत सख्त वो साइक्लोन आया हुआ था, थाउजेंड ऑफ पीपल डाइड इन दैट साइक्लोन, बहुत प्रेशर था वेस्ट पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर कि वहाँ पे लोगों को सही जो है उनको लुक आफ्टर नहीं किया गया, रिलीफ नहीं दिया गया, कोशिशें तो सारी हुई थी। लेकिन जो इलेक्शन में जो मेजॉरिटी पार्टी थी वो अवामी लीग थी, शेख मुजीबुर रहमान थी, और यहाँ से जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे। अब मैं इसको रैप अप करने का ये तरीका है, अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब कोऑपरेट करते, जमहूरी माइंडसेट शो करते, और नेशनल असेंबली का इलेक्शन जो जनरल याया ने कॉल किया था मार्च की गालिबन 10 तारीख को ढाका में 1971 इलेक्शन, वो असेंबली का इजलास होने देते एज पर द डिमांड ऑफ द अवामी लीग, क्योंकि वो मेजॉरिटी सूबा था, तो शायद पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान बच जाता। लेकिन भारत वो नहीं हुआ। भुट्टो साहब भी बड़ा ये कहते कि शुक्र है पाकिस्तान बचा लिया गया, एकदम वापस आ गए ढाका से, पाकिस्तान मिलिट्री एक्शन शुरू हो गया क्योंकि वहाँ बगावत हो गई, और इंडियन इंतजार में थे इस बगावत के। उन्होंने मुक्ति बाहिनी अपने ट्रेन फाइटर्स को लॉन्च किया, मुक्ति बाहिनी ने वो रिबेलियन को लीड किया, और फिर जाहिर बात है इंडियन ने उससे फायदा उठा के फुल फ्लेज इन्वेजन की इस पाकिस्तान की, तो 16 दिसंबर को हुई। सो मैं हमेशा कहता हूँ ये कोई याया खान की गलती नहीं थी, वो तो चाहता था कि पावर ट्रांसफर हो, वो तो चाहता था कि असेंबली का इजलास हो, लेकिन उस वक्त की पॉलिटिकल लीडरशिप ने मेरा ख्याल है पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। तो लिहाजा 16 दिसंबर जो है, मैं फिर कह रहा हूँ, इट वाज द कलेक्टिव नेशनल फेलियर। उसकी एक तारीफ भी थी, किस तरह हमने एलियनेट किया अपने ईस्ट पाकिस्तान के भाइयों को। लेकिन आज मैं ये कहता हूँ, ये आज पहला 16 दिसंबर आया जिसको एक बड़े पॉजिटिव नोट पे मैं देख रहा हूँ, मैंने लिखा भी, और वो ये है कि आज वो वाला बांग्लादेश नहीं है, आज इट इज द न्यू बांग्लादेश जिसने इंडिया की जो ज्वाइन किया है उनको भी शामिल भुट्टो को कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम बात कर रहे हैं आज दो अभी सबूते ढाका की पूरी जो है दास्तान सुनाई ब्रिगेडियर साहब ने। अब हम बात कर रहे हैं कि 2014 में जो 11 साल हो गए एटीएस का वाकया हुआ। अभी आपने देखा था कि कुछ दिन पहले जो थी वो बार बार इस बात को दोहराया जाता है आईएसपीआर की जानिब से भी, सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की जानिब से भी, कि जहां से जिस तरह से जिस तर्ज का एपीएस वाकया था, जहां से उसको ऑपरेट किया जा रहा था, यानी तीरा की बात कर रहे थे, वहीं से जो है वाना कैडेट कॉलेज का भी ये तमाम तर जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हैं वो डिजाइन हो रही हैं। क्या कहेंगे कि अभी भी पाकिस्तान इतने बड़े दहशतगर्दी के बाद भी पाकिस्तान अपनी पूरी कोशिशें तो कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान को बदकिस्मती से उसी तमाम बॉर्डर से, उसी जगहों से एक एनिमी को फेस करना पड़ रहा है, और ये लहर कुछ थमने का नाम नहीं ले रही है। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, इसके अंदर 2-3 पहलू हैं। सबसे पहली बात, अगर हम अभी रिसेंट बूंदी अटैक की भी बात करते हैं, वहाँ पे हमें कुछ चीजें रियलाइज करनी पड़ेंगी कि पूरी दुनिया ने अब ये रियलाइज कर लिया है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्पेक्यूलेशन एंड फैक्ट। पाकिस्तान ने हमेशा फैक्ट्स प्रेजेंट किए हैं दुनिया के आगे जो कि एविडेंस बैक्ड हैं, ठीक है ना। तो अगेन हम जब भी आज टेररिज्म को भी डिस्कस करते हैं, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि पाकिस्तान का एक्सपीरियंस और रिस्पॉन्स एक प्रॉपर एनालिटिकल कॉन्टेक्स्ट में लिया जाए। पाकिस्तान को बाय स्टैंडर्ड नहीं रहा है टेररिज्म के ऊपर, इट हैज बीन वन ऑफ द प्राइमरी विक्टिम्स, और ना सिर्फ काइनेटिकली, ना सिर्फ प्रॉक्सीज की सूरत में जो कि
PLA के इस सूरत में हमने देखी बलूचिस्तान में, अक्रॉस द बॉर्डर अफगानिस्तान से ईस्ट एंड वेस्टर्न बॉर्डर्स दोनों इंडियन फंडेड जो हमने देखी है, बल्कि हमने साइकोलॉजिकल वॉरफेयर मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, वाटर टेररिज्म के फॉर्म में, इंडस वाटर ट्रीटीज के केस में हर जगह से पाकिस्तान हैज बीन अ प्राइमरी विक्टिम। और पिछली 2 दिहाइयों से भी पाकिस्तान ने मोर देन 80,000 जानों की जहाँ पे देखा है, जहाँ पे सिविलियंस भी थे, पुलिस भी थी, मिलिट्री पर्सनल भी थे, और बड़ा मैसिव हमें इकोनॉमिक और सोशल कॉस्ट भुगतनी पड़ी है। तो ये जो एक्सपीरियंस पाकिस्तान ने जिया है, खुद फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है, उसने फंडामेंटली पाकिस्तान के काउंटर टेररिज्म के डॉक्ट्रिन को शेप किया है। तो ऑपरेशनली पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा काउंटर टेररिज्म कैंपेन्स कहीं भी दुनिया में उससे ज्यादा कवर किए हैं। तो उसके बाद लार्ज स्केल अगर काइनेटिक ऑपरेशंस की बात मैं करूं, राह निजात से लेके ज़र्द अज़ब से लेके रद्दुल फसाद से लेके हर तरह के मिलिटेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसमेंटल किया, डिस्ट्रॉय किया, ट्रेनिंग कैंप्स को रीस्टैब्लिश किया, स्टेट की रिट को। सो अगेन उन एरियाज के अंदर जो कि इंसर्जेंसी में डोमिनेटेड थे। तो डेफिनेटली अभी के जो आजकल के ज़माने में काउंटर टेररिज्म जो है ना, उसके कोई भी एफर्ट्स हों पूरी दुनिया में, वो शिफ्ट कर गए टेरिटरी क्लियरेंस से इंटेलिजेंस ड्रिवन प्रिसिशन ऑपरेशंस के ऊपर, जो हमने रिसेंटली बुनियादन मरसूस के केस में देखा, या मल्टीपल ऐसे IBOs के केस में देखा जो कि एनुअली पाकिस्तान करता जा रहा है। सो इसकी डेफिनेटली हमने एक और चीज़ जो प्रूव की है वो हमारी इंस्टीट्यूशनल एवोल्यूशन है, जहाँ पे स्ट्रेंथनिंग बॉडीज बनी है नेक्टा टाइप की, फिर इनहैंस कोऑर्डिनेशन है बिटवीन सिविलियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और मिलिट्री इंटेलिजेंस के अंदर, बायोमेट्रिक बॉर्डर कंट्रोल में, फेंसिंग ऑफ द वेस्टर्न बॉर्डर्स में, जिस तरह हमने अभी देखा पूरी बाढ़ लगी है हमारे अफगानिस्तान के बॉर्डर्स के साथ। तो ये एक सिर्फ रिस्पॉन्स नहीं, प्रिवेंटिव मेजर्स भी है। सो डेफिनेटली अब फाइनेंशियल और रेगुलेटरी फ्रंट की अगर मैं बात करूं, पाकिस्तान ने बड़े कॉन्क्रीट स्टेप्स लिए इस टेरर फाइनेंसिंग को भी डिस्टर्ब करने की, मनी लॉन्ड्रिंग को डिस्टर्ब करने की, किसी भी मिसयूज ऑफ चैरिटी को अवॉइड करने की। सो ये पूरे दुनिया में एक्नॉलेज किए गए हैं पाकिस्तान के एफर्ट्स, FATF प्रोसेस के जरिए पाकिस्तान ग्रे लिस्ट पे भी निकल चुका है। सो डेफिनेटली हमारे जो ये स्टेप्स हैं उन्होंने ओवरसाइट मैकेनिज्म्स को भी जो खासकर वो जो हिस्टोरिकली एक्सप्लॉइटेड एरियाज थे टेररिज्म के मद में, उनको ऊपर पूरी दुनिया ने देखा है कि हमारे ओवरसाइट मैकेनिज्म्स कितने ज्यादा स्ट्रांग हो गए। सो डेफिनेटली रीजनली भी पाकिस्तान का जो अभी काउंटर टेररिज्म चैलेंज है वो सिर्फ एक प्राइमरी इंटरनल चैलेंज नहीं है कि ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर से आ रहा है। रिसर्जेंस ऑफ TTP देख लें, जो अफगान फौज ऑपरेट कर रहे हैं, इंडियन फॉरेन एजेंडाज के तहत कर रहे हैं, एक कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी डायलेमा बन चुका है। और पाकिस्तान का एक कंबाइंड मिलिट्री एक्शन, बॉर्डर मैनेजमेंट पॉलिसीज हैं, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट है, और डेफिनेटली उसके ऊपर अगर मैं देखूं तो यहाँ पे बात सिर्फ अब अभी भी अगर ऑस्ट्रेलियन जो वाकया हुआ है उसके अंदर एक जो अटैकर था उसके फैक्ट्स निकले हैं जो शाया हुए हैं, वो ये कि वो फिलीपींस में किसी किस्म की उसने मिलिट्री ट्रेनिंग दी थी, दूसरे का इंडियन पासपोर्ट। सो ये सारी चीजें पाकिस्तान के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए एक वेकअप कॉल होनी चाहिए कि साउथ एशियन रीजन के अंदर बिफोर हम इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट्स की बात कर सकें, हमने सिक्योरिटी की सिचुएशन को बेहतर बनाना है। तो उन टेररिस्ट का लिंक, उन अटैकर्स का लिंक इंडिया से या फिलीपींस से किसी भी तरह से अगर जाके मिलता है तो बार बार इस चीज के ऊपर भी निशानदेही मैं करती चलूं कि पाकिस्तान हसन खान ने हमें ज्वाइन किया है, माहिर है अफगान अमूर की। हसन आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। अब हसन आप अगर UN फूड की वेबसाइट पे जाकर देखें तो जो ग़िज़ाई किल्लत या कहत का शिकार हो रहे हैं और दुनिया से जो है इमदाद मांग रहे हैं, उनपे अफगानिस्तान का जो नाम है वो टॉप ऑफ द लिस्ट पर आता है। उसके बाद सोमालिया है और बाकी जो ममालिक हैं वो बाद में आते हैं। अब अफगानिस्तान के खुद के अंदर भी इतनी गुर्बत है, इतनी ग़िज़ाई किल्लत है। अभी UN के भी हमने देखा था कि जो वहां से इमदाद आई थी उनके कंटेनर्स चमन बॉर्डर पे खड़े थे और पाकिस्तान ने इसकी इजाजत भी दी है अंदर इंसानी हमदर्दी के तहत।
अफगानिस्तान जो खुद इतनी ज्यादा अंदर से उसकी इकोनॉमी टूटी हुई है, दुनिया से इमदाद मांग रहा है, और अब वो लेकिन फिर भी वहां दहशतगर्दी वो उसी तरह सत्ते पर मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा है। देखिए जी, इस वक्त जो अफगानिस्तान की हालत है मेरे ख्याल में वो हर लिहाज से, माशी लिहाज से देखे, सियासी लिहाज से देखे, डिप्लोमेटिकली देखे तो काफी वहाँ पे मैं कहता हूँ कि मसाइल बहुत ज्यादा है। और ये जहाँ तक दहशतगर्दी का मसला है या जो सिक्योरिटी का मसला है वो तो पूरी दुनिया इस वक्त जो है फोकस्ड है कि जहाँ भी कोई वाकया हो जाता है तो पहली जो रिफ्लेक्सेस जो देखे जो आ जाती है वो अफगानिस्तान की तरफ होती है। अगर आप यूएन की रिपोर्ट जिस तरह आपने जिक्र किया, अमेरिका की जो सिगार रिपोर्ट या इसके अलावा जो इंटरनेशनल जो मीडिया रिपोर्ट्स आते हैं, तो अब ये बात तो मेरे ख्याल में एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन हम कर रहे हैं कि वहाँ पे जो दहशतगर्द तंजीमें हैं या मुख्तलिफ टेरर सिंडिकेट्स है वो अफगानिस्तान में जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं। अभी तो ये बात हो रही है कि पूरी दुनिया में जहाँ पे ये मिलिटेंट्स या ये जो दहशतगर्द है ये बेरोजगार हो जाते हैं तो ये वो अफगानिस्तान आते हैं। और इसी हवाले से रिसेंटली जो एशिया रिव्यू का रिपोर्ट अगर आप नजरों से गुजरा होगा या यहाँ तक कि वो जो रूस के जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके सेक्रेटरी की जो स्टेटमेंट आई थी, एक राइट अप उसने लिखा था, उसमें ये सारी चीजें अभी मेंशन है कि वहाँ पे हालात जो है कि मिडिल ईस्ट से ये जितने भी उज़्बेक, ताजिक, चेचन्स, चाइनीज, अफगान या जो भी जितने भी ये बेरोजगार हो चुके हैं मिडिल ईस्ट में, अब वो अफगानिस्तान की तरफ आ रहे हैं। और अफगानिस्तान में ना सिर्फ उनको जगह दी जा रही है बल्कि बाकायदा उनको मतलब एक ही जिसको हम यहाँ पे नेशनल NIC कहते हैं वहाँ पे वो तस्करा कहते हैं, बाकायदा उनको तस्करे दिए जाते हैं। तो अफगान तालिबान के लिए अब ये जो मिलिटेंट ग्रुप्स है या ये जो मिलिटेंट सिंडिकेट्स है ये एक करेंसी के तौर पर वो यूज कर रहे हैं। और जहां तक उनके जो अंदरूनी मसाइल हैं वो तो अब ये है, हम सब मुसलमान है, हमें ये पता है कि सारा जो है अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि गुर्बत भी आ जाती है, बीमारियां भी आती है, अमवात भी आती है, लेकिन रियासत पर जिम्मेदारी रहती है। मॉडर्न स्टेट्स जो होते हैं इसमें अगर बीमारियां आती है तो रियासत जिम्मेदार है कि लोगों को सेहत के सहूलियात दे, अगर भूख आती है तो रियासत जिम्मेदार होती है कि लोगों को खुराक का बंदोबस्त करे, अगर इसी तरह बेरोजगारी होती है तो रियासत की जिम्मेदारी है कि लोगों के लिए मौके पैदा करे। अब अफगान तालिबान जो है वो एज ए मलेशिया रूल कर रहे हैं, वो एज ए प्रॉपर गवर्निंग बॉडी नहीं है, वो अभी भी ऐसा रूल कर रहे हैं जैसे कि एक इलाके को फतह किया है। अफगानिस्तान उनके लिए एक मफतूहा इलाका है और वो वहां पे अपनी मर्जी के मुताबिक, मतलब है कि उनकी इंटरप्रिटेशन ऑफ शरिया जो है, पूरी दुनिया जो भी इंटरप्रिटेशन करे उनका इससे गरज नहीं है, उसके मुताबिक या उनकी नजर में जो अफगान माशरे की जो कल्चर और जो दौद और दस्तूर जिसे हम कहते हैं उनकी नजर में जो ठीक है, वो जो मोस्टली ट्राइबलाइज्ड है, रूरलाइज्ड है, उसके मुताबिक वो गवर्नेंस करते। तो ये जो मसाइल है गुर्बत की, बेरोजगारी की या ये जो हालात है, ये उनका मसला, वो समझते हैं कि ये हमारा मसला नहीं है, ये फितरत का काम है, ये अल्लाह ताला की तरफ से आए हुए हैं और अल्लाह ताला ही इसको हैंडल करेगा। तो ऐसे हालात में मेरे ख्याल में हम उसको मॉडर्न जो टूल्स है, यार्डस्टिक्स है, उससे अगर हम अफगानिस्तान को हम मैयर करना चाहे, अफगानिस्तान में गुर्बत को और अफगानिस्तान में बेरोजगारी को, अफगानिस्तान में गवर्नेंस को, तो मेरे ख्याल में ये अफगानिस्तान की गलती नहीं होगी, ये हम जैसे जो करते हैं हमारी गलती है। जी ओके, मजीद भी प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे मगर यहाँ पर वक्त हुआ है कोई ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अभी ब्रिगेडियर साहब आप फौरन क्विकली मैं आपकी तरफ आऊंगी, तरफ वक्त भी कम है, और ये अभी जैसे हसन बात कर रहे थे कि अफगानिस्तान के इश्यूज कुछ और हैं, और हमें भी यही लगता है कि अफगानिस्तान शुरू से ही वो जंग के ऊपर उनका दारोमदार है। और अब भी हम ये देख रहे हैं कि अफगानिस्तान ने अपने जो जिनके साथ उनके बॉर्डर्स लगते हैं 5 ममालिक,
उनसे पीछे हट के, उनसे दुश्मनी करके अक्रॉस द बॉर्डर जाके इंडिया के साथ अपना जो है वो उन्होंने एक गठजोड़ किया। और उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि इस पूरे खत्ते के अंदर अफगानिस्तान और इंडिया ने एक डिस्टर्ब किया हुआ इसके अमन को। देखिए, हाल ही में अभी 2-3 दिन पहले ईरान में वो रीजनल सिक्योरिटी के ऊपर उन्होंने इजलास बुलाया तमाम ममालिक का यहाँ पे, और उसमें अफगानिस्तान शामिल नहीं हुआ। वजह यह कि अफगानिस्तान में अब इसका टोटल क्याओस है, पूरा काबुल का कोई कंट्रोल नहीं है बाकी इलाकों पे, और दंदनाते फिर रहे वहां पे दहशतगर्द ग्रुप, और एक किस्म का हॉटबेड बन गया ऑफ दहशतगर्दी जो वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं इस रीजन में, स्पेशली पाकिस्तान, हमारे केपी बलूचिस्तान, और एक नेक्सस हम देख रहे हैं हमारे खिलाफ अफगानिस्तान, इंडिया और जाहिर बात है इसराइल और कुछ और वेस्टर्न होस्टाइल एजेंसी, मैं उनका नाम अभी नहीं लूंगा लेकिन लोग समझते हैं। तो ये अफगानिस्तान में इकोनॉमिक कोलैप्स भी हम देख रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, लोगों में बड़ी सख्त बेचैनी है, बदअमनी है। यहाँ से बड़ी तादाद में लाखों के हिसाब से महाजरीन जो है अफगान इलीगल लोग सारे वापस जा रहे हैं। तो इमेजिन करें उनकी क्या इकोनॉमिक हालत होगी फूड सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंडियंस जो है ठीक है उनकी मदद करना चाहते हैं तो करें। वैसे तो हमने भी कहा है कि जी ह्यूमैनिटेरियन ग्रुप है वो हम बॉर्डर को क्रॉसिंग पॉइंट के थ्रू भेजेंगे अफगानिस्तान, लेकिन बात यह है कि अब उन्होंने इंडिया और इसराइल के साथ गठजोड़ कर लिया और ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग नेक्सस है पाकिस्तान के खिलाफ जो इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं। बेशक जो हमारी इस्लामिक कंट्रीज हैं वो अफगानिस्तान को कंट्रोल करने की, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पीस टॉक्स एग्रीमेंट हो जाए, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म हो जाए, लेकिन वो इस तरफ नहीं आ रही और इंडिया की बातें कोई नहीं करती। ये जो ट्रम्प साहब वैसे तो बड़ी बात करते हैं कि जनाब 8 राफेल गिरा दी, 55 दफा बोल चुके, लेकिन एक मरतबा भी ट्रम्प साहब ने कहा है कि इंडियन बाद आ जाओ, तुम पाकिस्तान में दरअंदाजी कर रहे हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वाया अफगानिस्तान, तो ये पूरे खत्ते को तुम डिस्टेबलाइज कर रहे हो। लेकिन नहीं, उनके ताल्लुकात है इंडिया के साथ, चाहे बेशक आजकल दिखाया जा रहा है कि सर्द हो रही है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, अंदर से वो सब एक है। तो लिहाजा पाकिस्तान इज फेसिंग वेरी ग्रेव सिक्योरिटी चैलेंजेस। हमारे लिए जरूरी ये है कि हमने शुक्र है कि कैडेट कॉलेज वाना में सानिया एपीएस रिपीट नहीं होगी, ये तो अल्लाह ने बचा लिया। जाहिर बात है वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने प्रीएम्प्ट किया, जो भी आपके रिटेलिएट किया बड़े अच्छे तरीके से, तो मामला बचा हो गया। लेकिन इसका मतलब क्या है कि वो इस फिर इस्लामाबाद में जो कोर्स है उनके बारे में सुसाइड बॉम्बर पहुंच गया। इसका मतलब ये कि वो लोग जो हैं वो इंडियन और ये अफगान्स ये बजिद हैं कि हमने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करनी है, करवानी है, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है और सॉफ्ट टारगेट्स पे हमले करने हैं। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसका एक मुझे जो हल बड़ा नजर आता है क्लियरली कि हम अगर इसको इससे बच सकते हैं और इसको काउंटर कर सकते हैं तो वो ये है कि केपी के आवाम जो है वो 100% हमारे साथ खड़े हो जाए, कोई सियासी इंतशार ना हो, कोई कंफ्रंटेशन ना हो। कि अभी जो है ब्रिगेडियर साहब ये कह रहे हैं कि और हमारे और भी जो पैनलिस्ट हैं कि असल मसला जब हल होगा जब केपीके के अवाम जो है वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े हो जाएं। मगर केपीके की जो वहां पर इस वक्त पॉलिटिकल पार्टी गुज़श्ता 15 सालों से जो है वहां पर हुक्मरानी कर रही है, वो उस चीज पर आने के लिए तैयार नहीं है। यानी सिक्योरिटी रियासत, सिक्योरिटी फोर्सेस रियासत और केपीके की गवर्नमेंट ये एक अलग डायरेक्शन में चल रही है। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि केपीके की गवर्नमेंट जो है उसमें शामिल नहीं है, इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है। जिस वक्त से ये तालिबान का क़याम अमल में आया था उस वक्त से आप जानते हैं कि केपीके से पाकिस्तान से भरपूर सपोर्ट इनको दी गई थी और कुछ ताल्लुकात इस तरह के बन गए जिनको यही वक्त जो है तोड़ना, कमजोर करना जो है वो बहुत मुश्किल नजर आता है। लेकिन इस सूरत हाल में जो केपी के अमायदीन हैं, जो कबायली रहनुमा हैं, जो गवर्नमेंट हैं, जो अपोजिशन है,
सबका स्टांस जो है वो यही होना चाहिए कि पहले पाकिस्तान, पहले केपी की आवाम की जो है ना सिक्योरिटी, सबसे ज्यादा आपने देखा होगा कि दहशतगर्दी का निशाना जो पाकिस्तान में सूबा बना वो केपी था, और जितनी कुर्बानियां खैबर पख्तूनख्वा में लोगों ने दी है इस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, वो पाकिस्तान की तमाम तर जो है रेशो उसमें कहीं ज्यादा उनका जो है वो हिस्सा है, कुर्बानियों में शहदा का हिस्सा है। तो मेरे ख्याल से ये चीज जो है ना अवाम के अंदर तो इसका एहसास और इदराक बढ़ रहा है, लेकिन चूंकि इस वक्त वहां पर जिस पार्टी की हुकूमत है वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो है अपना कुछ झगड़ा डाल बैठे हैं, मुल्क की जो हुकूमत के साथ जो उन्होंने एक झगड़ा डाल रखा है, और बजाय से कि उस चीजों को पॉलिटिकल तरीके से हल करें, जिस अकड़ खानी में और जिस चीज को वो लेकर चल रहे हैं उसका अंजाम जो है उनके अपने जात के लिए भी अच्छा नहीं है, उनकी पॉलिटिकल हैसियत को भी उसने कमतर कर दिया, और डेफिनेटली उससे पाकिस्तान के जो एक हमारा जो स्टांस है दहशतगर्दी के खिलाफ उसको यकीनन नुकसान पहुंचा है और पहुंच रहा है। गुज़िश्ता 13 साल से सूबे में इनकी हुकूमत है, आवाम की सपोर्ट ये कहते हैं कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, तो आप लोगों को तो ये दहशतगर्दी का मसला जो है वो तो मिल बैठ के हल कर लेना चाहिए था। तो ऐसा क्यों है कि आप अभी तक सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी का मसला हल नहीं कर सके? क्योंकि दहशतगर्दी का मसला जब तक हल नहीं होगा सूबा तरक्की नहीं कर सकता, सूबे में अमन अमान कायम नहीं होगा, तो कैसे जो है वो नौजवान जो है उनका मुस्तकबिल हम रोशन कर सकते हैं, किस तरह जो है उनको सूबा जो हमारा खैबर पख्तूनख्वा उसको पाकिस्तान के तरक्की के लिए एक बेहतरीन जो है इकाई बना सकते हैं। अल्लाह ने बहुत ज्यादा पोटेंशियल दी है हमारे केपी के सूबे को और हमारे नौजवानों को। के लिए तैयार नहीं है ना इस पर। मसला तो यही है ना कि वो इस सवाल के जवाब को देने के लिए तैयार नहीं है। अगर केपीके की सिक्योरिटी खराब होगी तो बच्चे जो वहाँ के उनके भी जो है वो निशाना बनेंगे ना, मगर वो तैयार नहीं है इस बात पे बात करने के लिए भी। देखिए इसी वक्त उनकी एक कमजोरी है जिसके पीछे एक नजरिया ये काम कर रहा है कि कुछ भी हो दुनिया इधर की उधर होता है, एक शख्स जो है वो पूरे पाकिस्तान से आगे है, एक शख्स जो है वो पूरे सूबे से आगे है, तो जब तक इस हटधर्मी का पीछा नहीं छोड़ा जाएगा तो ये बात से आगे बढ़नी मुमकिन नहीं है। लेकिन मुझे ये लगता है कि अब आवाम इतने तंग आ चुके हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये जो है इस बयानिया को लेकर केपी की जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो ज्यादा आगे चल सकती है। रही बात अफगानिस्तान की, तो देखिए अफगानिस्तान की जो मौजूदा रजीम है उसको सिवाय रूस की पूरी दुनिया में किसी ने भी तस्लीम नहीं किया, और अभी जो ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे ना कि अमेरिका उनके साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, सब कुछ है, मैं बहुत हद तक अमेरिका को भी कसूरवार समझती हूँ कि अमेरिकी जब यहाँ से गए तो $7 अरब का असलहा जो छोड़ कर गए हैं, मतलब वो क्या था, क्यों छोड़ कर गए, क्या उनको मालूम नहीं था कि इसका आगे क्या इस्तेमाल होना है? और ये जो मौजूदा अफगान रजीम है, जब इसके अमेरिका से धक्का आना बंद हुआ ट्रंप के आने के बाद से, जो पर वीक इनको $40 मिलियन दिए जाते थे, तो उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ जो है वो अपने लिए नई खरीदार ढूंढना शुरू कर दिए जिसमें भारत नंबर 1 पे आया। और भारत में चूंकि हर उस जगह हर उस एंटिटी को सपोर्ट करना होता है, हर उस ग्रोह को सपोर्ट करना होता है जो किसी भी तरह पाकिस्तान को नुकसान दे, तो भारत इनके लिए एक अच्छा जो है सपोर्टर या ग्राहक साबित हुआ है। तो पाकिस्तान के तमाम आवाम को नजर आ रहा है, सब लोगों को नजर आ रहा है, और केपी की गवर्नमेंट को भी नजर आ रहा है, और मेरे ख्याल से आवाम का जो प्रेशर है ना वो सब कुछ करने की अहलियत रखता है। हसन, अब ये जैसे अभी वजिया ने बताया कि हमें लग रहा वहाँ की जो गवर्नमेंट है केपीके की वो इस बात के लिए तैयार नहीं है कि वो किसी भी तरह सिक्योरिटी फोर्सेस से या रियासत से किसी किस्म का कोई ताउन करे। हम देखते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के भी जो इजलास होते हैं उसमें भी उनका बाइकआउट हुआ होता है। अब ये जो सूबे के अंदर अमन कायम करने के लिए ये रियासत की जिम्मेदारी है, एक अच्छी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए सूबाई और वफाकी हुकूमत के दरमियान, मगर वो नहीं हो पा रही। हमें जवाब आता है नफी में कि नहीं हो पा रही। तो वो जब तक अवाम ताउन नहीं करेंगे वो फॉर्मूला ही तक नहीं पाएगा जिससे जो है वो मुल्क में सिक्योरिटी को या सूबे में सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा सके। हेलो हेलो, गालिबन हसन को जो हमारी बात दी जा रही है, तो आपके लिए ये सवाल है कि ये वो फॉर्मूला मुरतब हो ही नहीं पा रहा है, कोई बदकिस्मती कह ले ये कि हम देख रहे हैं कि कितने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी होते हैं मगर अवाम जो है वो तैयार नहीं है किसी भी तरह। आवाज आपकी बिल्कुल
कट रही है, आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल मुझे सवाल समझ नहीं आ रहा है। ब्रिगेडियर साहब, अब आप ये मैं हम सबसे भी सवाल कर रही थी मगर गलबत में हमारी आवाज नहीं जा रही है कि वो फॉर्मूला अब तक मुनक्किद हो नहीं पा रहा कि जो फॉर्मूला सेट होगा दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए, कि वहां के अवाम, वहां की सूबाई कौम जो हुकूमत है और वफाकी हुकूमत को एक पेज में होना चाहिए, मगर हम देखते हैं कि वहां की वफाकी हुकूमत जो है वो तामुल करने के लिए तैयार नहीं है। अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा मुस्तकबिल में भी, तो फिर किस तरह जो अमन का कयाम है वहां मुमकिन हो पाएगा? देखें जी, मैं समझता हूं कि जब तक केपी गवर्नमेंट और इस्लामाबाद एक पेज पे नहीं होंगे, जब तक सियासी मामलात को साइड पे नहीं रखा जाएगा और प्रायोरिटी दहशतगर्दी को हैंडल करने में दोनों इकट्ठे नहीं होंगे, शाना बशाना खड़े होंगे। ठीक है, कुछ लोग हैं वहां पे जो अभी भी काफी लोग हैं, काफी कबाइल भी हैं जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद कर रहे हैं और बिल्कुल उनके काम को आसान करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ क्योंकि मेजॉरिटी इसका पोलराइज है सियासी तौर पे। तो जब तक वो मामला खत्म नहीं होगा, आप इकट्ठे बैठ के टेबल पे इस मामले को खत्म नहीं करेंगे और एक हल नहीं निकालेंगे, पीसफुल हल, तो उस वक्त दहशतगर्द जो है वो तो दंदनाते रहेंगे वहां पे। तो हम उनको मार रहे हैं और शहादतें भी हो रही हैं, उनको भी बहुत हम नुकसान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो आई जाते हैं क्योंकि अफगानिस्तान और इंडिया की गठजोड़ मैंने बताया, वो तो उन्होंने तो फैसला कर लिया और वो फायदा उठा रहे हैं। ये जो तलखियां हैं पेशावर में और इस्लामाबाद में, ये बिल्कुल ठीक नहीं है पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की यकजहती के लिए। तो ये तो हम सबको सोचना चाहिए कि इकट्ठे बैठें। अब जब केपी के चीफ मिनिस्टर है, अगर उसके ऊपर हम या बाकी जो लोग हैं उनके सियासी, उनके ऊपर रात को 2 बजे वाटर कैनन मारेंगे, तो मुझे बताएं कि फिर वो गर्म जोशी जो है वो किधर गई दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में? ठीक है, वो भी फिर बुक के मुताबिक चलेंगे, कहीं मदद कर दी, कहीं कोऑपरेट किया, कहीं नहीं किया, बट दैट्स नॉट द वे। इट हैज टू बी टोटल 100% ऑन बोर्ड, शाना बशाना, फिर खड़े हों और फिर दहशतगर्दों की आंखों में आंखें डाल के बात करें। और उसके अलावा अफगान गवर्नमेंट जो उस टाइप भी जो पश्तून है, तो पश्तून जो है हमारे साइड से लीडरशिप, वो भी उनके साथ निगोशिएट करें ताकि कोई एक जामिया सोल्यूशन जो है वो सामने आए। बिल्कुल वजीर, अब ये हम देख रहे हैं कि अभी जैसे उन्होंने कहा कि वहां पर जो कौमें हैं और वो जाहिर है कि तमाम अफगानी जो हैं वो जैसे वो तो दहशतगर्द नहीं है, वहां पे और भी हैं, ताजिक है, उज़्बेक हैं, पश्तून, पठान है, हजाराबाद है, कि जो जिनको पाकिस्तान जैसे वो हमारे बलूचिस्तान में और केपीके में आकर दहशतगर्दी करते हैं, हमारे अपने लोगों को साथ में मिलाकर उनको अपना हथियार बनाते हैं, आला सहूलतकार बनाते हैं। तो वहां पर भी जो कौम है उनको भी पाकिस्तान जो है वो इंगेज कर सकता है अफगानिस्तान तालिबान के खिलाफ? देखें जी, बिल्कुल करना चाहिए, बल्कि अभी तो लेटेस्ट खबर ये है कि वो जनरल रशीद दोस्तम हो गए, अहमद शाह मसूद के बेटे नॉर्दर्न अलायंस वाले, और 1-2 और जो वहां पे एथनिक ग्रुप है, ताजिक, उज़्बेक वगैरह अफगानिस्तान में, वो सब इकट्ठे हो गए। मेरा सवाल ब्रिगेडियर साहब, मैं वजीहा को जरा चाह रही हूँ कि वो इस पर बात करें, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। जी वजीहा, आप जरा कंटिन्यू कीजिएगा इसका कि हमें उसको इंगेज करके हमें क्या फवायद मिल सकते हैं? मिल सकता है, मौजूदा अफगान रजीम के बीच में दरार डाली जा सकती है, इनके अपने अंदर बड़े बंदियां हैं जिनका हम बहुत अच्छी तरह फायदा उठा सकते हैं। रही बात केपी गवर्नमेंट की, जो भी ब्रिगेडियर साहब भी कर रहे थे, आपने भी की, तो मैं जहां तक ये समझती हूँ कि इस वक्त केपी की जो गवर्नमेंट है वो खाली पॉलिटिकल इशू नहीं है कि जी उनका वफाक से झगड़ा है या उनका जो है एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई मसला है, उसके अलावा कुछ और फैक्टर भी हैं। ये जो अफगान तालिबान है, दहशतगर्द टाइप लोग हैं, इन्होंने बहुत सारे लोगों की जो है इलेक्शन जीतने में, कारोबार में, पैसा कमाने में बहुत सारी मदद कर रखी है।
ऐसे बहुत सारे लिंक्स हैं जो कि गैर कानूनी है, और उस प्रेशर की वजह से भी, क्योंकि केपी गवर्नमेंट में ऐसे लोग मौजूद हैं, केपी में गवर्नमेंट के अलावा भी ऐसे लोग मौजूद हैं, तो वो इन लोगों के साथ अपने ताल्लुकात तोड़ना जो है अफोर्ड नहीं कर सकते। इसमें जान जाने का भी खतरा है, इसमें माल जाने का भी खतरा है, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिस वक्त हम शायद इस वक्त शो में हम आपको क्लियर बातें नहीं बता सकते, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं जिसकी वजह से ये जो केपी की जो गवर्नमेंट है वो इस बात के ऊपर बहस करने से कतराती है और उसको मोस्टली पॉलिटिकल रंग दे दिया जाता है। तो ज्यादा इशू जो है वो नॉन पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल इशू भी है। जी, ये एक पॉलिटिकल इशू भी है, और अभी जैसे कि हमने इस पे गुफ्तगू की कि सबसे पहले जो है वो अवाम है और उनकी जान जो है वो इम्पोर्टेंट है, और सूबे की सिक्योरिटी वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और हर सूरत में केपी के गवर्नमेंट को वफाक के साथ और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जो है वो अपना ताउन करना चाहिए, हर तरह का ताउन करना चाहिए, क्योंकि जब पाकिस्तान है तब हम भी हैं। पाकिस्तान पहले है, उसके बाद सबके मफाद है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, अपने चाहने वालों का बहुत ज्यादा रखिएगा ख्याल।